नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम दिल्ली पब्लिक स्कूल शहर के बहरी क्षेत्र में हैं। हमारी बात होगी आज दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक शाहिद सर से। एजुकेशन के क्षेत्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल कितना बेहतर है, कितना जानदार और शानदार है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बेहतर कर रहा है, कई बिंदुओं पर आज बात होगी इस विद्यालय के, इस स्कूल के प्रबंधक शाहिद सर से। आइए बात करते हैं शाहिद सर से कि इस विद्यालय को आगे ले जाने के लिए, इस विद्यालय को बड़े पैमाने पे खड़ा करने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आईं, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, किस तरह की चुनौती रही। आइए बात करते हैं शाहिद सर से। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। शाहिद सर, अब कई सवाल होंगे, आपको सवालों के जवाब में आना होगा। जब दिल्ली पब्लिक स्कूल इस ज़िले में नहीं था, इस शहर में नहीं था, तो उस समय क्या हो रहा था? 95 में मैंने कोचिंग शुरू किया था, जिसमें 9 से लेकर BSc तक के बच्चों को हम लोग कोच करते थे। उसके बाद जो है बच्चे इंडिया में बड़े बड़े कंपटीशन क्वालिफाई करके सक्सेस होने लगे। हाई स्कूल, इंटर, BSc में बच्चे टॉप करने लगे। तो फिर मन में आया कि 2-3 घंटा कोचिंग पढ़ाने के बाद जब बच्चे बड़ी उपलब्धि पा लेते हैं तो स्कूल खोला जाए, जिससे बच्चों का पूरा विकास हो। तो फिर 1995 में अभी करकट था हमारे पास, करकट में ही मैंने स्कूल को शुरुआत किया। फिर धीरे धीरे स्कूल डेवलप करता गया, बच्चे अच्छे अच्छे निकलते गए। फिर 2008 में मैंने स्कूल के लिए 5 बीघे का प्लाट जो है ख़रीदा और उसमें जो है दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल को स्टार्ट किया। फिर 2012 में CBSE से अफिलिएशन मैंने लिया और अब 2024 चल रहा है। मेरा स्कूल 2012 से इंटर तक अफिलिएटेड हो गया CBSE से और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शाहिद सर, जब शुरुआत एक कोचिंग से आपने किया, धीरे धीरे आप सोचते गए, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपने विद्यालय को बेहतर करने का प्रयास करते रहे। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल पहले में और अब में कितना अंतर आया है, क्या हुआ है? पहले जो है बच्चे जो है बहुत सिंपल होते थे, पढ़ाई भी उतनी टफ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता गया और फिर अपने आप को बदलना पड़ा। अब जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से मैंने डिजिटल बुक का उनसे कोलैबोरेशन किया पढ़ाई के लिए और अब ऑनलाइन स्मार्ट क्लास से पढ़ाई शुरू की जा रही है। कि बच्चे जो है जो पढ़ेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उसमें चलेगा और नए आधुनिक शिक्षा के अनुसार उनको शिक्षा मिलेगी। तो इस तरह से अब स्कूल को मैंने चेंज करना भी शुरू कर दिया समय के हिसाब से, कि बच्चे जो है ऑल इंडिया स्तर की पढ़ाई बलिया में ही प्राप्त करें और सफल हों हर कंपटीशन में, हर क्षेत्रों में। अच्छा, फैसिलिटी क्या है? बच्चों को बहुत से ऐसे परिवार के लोग आते होंगे, अपनी मजबूरियां बताते होंगे, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था मानते होंगे, क्या ऐसे में कंप्रोमाइज़ कभी होता है क्या कुछ? हमको लगता है कि बलिया में सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ मैं करता हूँ। हमारे यहाँ गरीब के भी बच्चे पढ़ लेते हैं, 200 फीस देगा उस पर भी पढ़ा देते हैं और पूरा फीस दे के भी पढ़ते हैं लोग। तो हर साल जो है कम से कम 15 से 20% बच्चों को मैं शुरू से ही कोचिंग में भी शुरू किया। बच्चे आ गए, गरीब हैं, कपड़ा फटा हुआ है, फ्री में पढ़ा दिए। कोई चाक 5 डिब्बा दे दिया, उस पर भी पढ़ा दिए। तो इस तरह से कभी पैसे के पीछे मैं नहीं गया। और ये ज़रूर है कि जो अच्छा है तो उससे फीस लिया, लेकिन जो किसान परिवार का है, हवाई चप्पल पहन के आ रहा है, फटा हुआ कपड़ा है, तो टोटल फ्री में पढ़ा दिया। तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों को बहुत हेल्प किया। आज भी मेरे स्कूल में कम से कम 25% बच्चे, 30% बच्चे काफ़ी छूट पे पढ़ते हैं, सब लगभग फ्री में पढ़ते हैं सब। अच्छा, अब विद्यालय में बच्चों की संख्या क्या होगी? अब विद्यालय क्या प्ले स्कूल से इंटर तक है? नर्सरी से लेकर 12वीं तक है मेरा विद्यालय और इसमें जो है काफ़ी बच्चों को अच्छा पढ़ा के बढ़िया बनाया जा रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि IIT निकाले, मेडिकल निकाले और हर साल उसमें सफलता भी मिल रही है। अभी बहुत सारे बच्चे मेरे IIT निकाले हैं सब। पिछले साल 6 बच्चे मेरे निकाले थे सब।
जिसमें आदर्श पांडे जो है मद्रास आईआईटी में हुआ था, मानसी चौरसिया हुई थी रुड़की आईआईटी में, अरबाज हुआ था आईआईटी कानपुर में, और शाहरुख मेरा ही भतीजा लगेगा आईआईटी दिल्ली में हुआ, और आदित्य गहलोत जो है आईटी लखनऊ में हुआ, और शाकिब आईआईटी कानपुर में हुआ। तो हर साल बच्चे निकाल रहे हैं सब, मेडिकल में भी बच्चे निकाले सब। और मेरे घर का भी एक बच्चा एमबीबीएस करके एमडी पेडियाट्रिक से कर रहा है दिल्ली में, जो 1 साल बाद एमडी करके चाइल्ड विशेषज्ञ बन के बलिया में आएगा। उम्मीद है कि ईश्वर ने चाहा तो। अच्छा साहिद सर, बच्चों में जो बच्चे हैं स्कूल के, उन बच्चों के लिए कितने टीचरों की टीम है? मेरे पास 62 टीचर हैं सब, और बच्चों की संख्या लगभग 1100 के आसपास है। तो रेशियो देखा जाए तो क्लास के हिसाब से 1.5, मतलब एक क्लास पे 1.5 टीचर होना चाहिए। तो मेरे पास 2.5 टीचर के लगभग होंगे। तो टीचर की संख्या भी ज़्यादा है बच्चों के हिसाब से। और लाइब्रेरी शानदार बनाया गया है। हमको लगता है कि टॉप क्लास की व्यवस्था है लाइब्रेरी की, लैब की। लाइब्रेरी में जो है लगभग 6000 बुक है, और लैब में जितनी ऑपरेटर्स हैं सब डबल ज़्यादा से ज़्यादा हैं सब। तो व्यवस्था पूरा शानदार है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अब आपके ही स्कूल में बच्चों क्यों पढ़ाया जाए? आपके ही स्कूल में बच्चों क्यों पढ़ाया जाए? क्या फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को? पीने के लिए, रहने के लिए क्या व्यवस्था है? एजुकेशन के क्षेत्र में जैसे आपने बताया बहुत से बच्चे टॉप किए हैं, बलिया का नाम रोशन किया है। अगर कोई अभिभावक पूछता है कि हम दिल्ली पब्लिक स्कूल में ही क्यों अपने बच्चों को दें, तो इसके पीछे क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट को इजी किया जाता है। तो इजी आसान बनाने के लिए टीचर उसको बेहतर ढंग से समझाता है। जैसे छोटे बच्चे आते हैं, तो गांव के बच्चे हैं, इंग्लिश आता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हर सब्जेक्ट में वर्ड मीनिंग इंग्लिश प्लस हिंदी इसको देते हैं, स्टोर कराते हैं कि वर्ड पावर उसका इंक्रीज़ करे। और हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, एसएसटी में, इंग्लिश में, जीके में, सब में मीनिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तैयार कराया जाता है कि वर्ड पावर उनका इंक्रीज़ कर जाए। और जब वर्ड पावर बढ़ने लगता है तो बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश अपना फ्लो उनका आ जाता है। फिर उसके बाद अच्छा इंग्लिश बोलने भी लगते हैं, और इंग्लिश में एक्सप्रेशन की क्षमता आ जाती है। फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन करता है तो अपने मन से उसका आंसर देते हैं सटीक। इसलिए ज़िला में बच्चे टॉप भी करते हैं। 2 साल पहले ज़िले में टॉपर मेरा था ब्रजेश कुमार, वो पूर्वांचल में भी पहला स्थान था उसका बोर्ड के एग्ज़ाम में। और हर साल जो है बच्चे मेरा दूसरे पोजीशन पे रहते हैं ज़िले में। तो उसका रीज़न यही है कि बचपन से पढ़ाने का जो तरीका है, और क्लास में और क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर लो लिखवा देंगे, तो क्वेश्चन आंसर रट के बच्चा अच्छा डेवलप नहीं करेगा। उसको परफेक्ट नॉलेज इंग्लिश का होना चाहिए। और इंग्लिश का नॉलेज तब अच्छा होगा जब ग्रामर बढ़िया पढ़ाया जाए और वर्ड पावर इंक्रीज़ करे बच्चा का। क्योंकि साइंस भी पढ़ेगा तो उसका मीनिंग समझे, और क्वेश्चन किया जाए तो क्वेश्चन का क्या अर्थ है, उसका आंसर क्या होगा, तो अपने अंदर से उसको एक्सप्रेस करके लिखना है। वो रट के रटाऊ तोता होने से बच्चा डेवलप नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ शारीरिक चीज़ों पे क्या होता है? शारीरिक के लिए 2 टीचर रखे गए हैं, स्पोर्ट टीचर। एक सोराब साहब हैं, एक सद्दाम सर हैं। अब इन लोगों का काम है कि बच्चों को 1 पीरियड डेली जो है गेम खिलाना, एक्सरसाइज कराना, योगा कराना। तो ये प्रॉपर बच्चों को चलता रहता है। और प्लेग्राउंड भी बढ़िया है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो उसमें सारी व्यवस्था दी गई है। और ये ज़रूरी है कि जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों जो है सेहतमंद होना ज़रूरी होती है। तो इस पे भी स्पेशल केयर रहता है। फिर स्कूल में चारों तरफ फुलवाड़ी लगा दिया गया है कि शुद्ध हवा पानी भी मिले। पानी के लिए फ़िल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो सारी चीज़ों की अच्छा से व्यवस्था किया गया है। अच्छा, पहली शुरुआत बहरी से हुई थी क्या? बहरी से इसके बाद आप बिड्ढा गए? और शुरुआत में तो मान लीजिए कि यहाँ से शुरू किया गया था, लेकिन अब स्कूल के हिसाब से 5 बीघा 4 बीघा का मानक चाहिए, तो उसके लिए अब फिर से स्कूल को डेवलप किया गया। तो
थोड़ा उसमें वक्त लगा, हमको लग रहा है कि 18-20 साल लग गए संघर्ष करते करते, और बहुत लंबा संघर्ष करके स्कूल खड़ा हुआ। लगभग 25 साल लग गए स्कूल को अच्छा करने में। अच्छा शाहिद सर, ये है ना कि जैसे बात होती है कि बच्चों को डिसिप्लिन, जैसे हम आपके विद्यालय में किसी बच्चों को भेजते हैं, अपना ही बच्चा हो, तो डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करते हैं? बच्चों में एक तो मॉनिटर होता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है और एक डिसिप्लिन इंचार्ज होता है। वो बच्चे जो बच्चे कुछ शरारत वगैरह करते हैं तो उनका नाम नोट करते हैं, फिर उन बच्चों को काउंसलिंग किया जाता है, समझाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों का डिसिप्लिन मेंटेन होता है। और कोई बच्चे हैं कभी छोटी मोटी बदमाशी करते हैं तो उनको काउंसलिंग किया जाता है। इस तरह से बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं सब। अच्छा, दूसरी चीज़ आज के डेट में देखा जा रहा है शुद्ध पेयजल, साथ ही साथ खाने पीने की चीज़ें, बच्चे जैसे आपने बताया ना कि मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होने चाहिए, तो खान पान पे भी होता है ना, जैसे बच्चे क्या खा रहे हैं, उनके परिवार के लोग क्या खिला रहे हैं। चूँकि आप शिक्षा का मंदिर है तो ज्ञान का भंडार है, तो जब ज्ञान के भंडार में हो सकता हो सेहत पे भी हम ज़्यादा फोकस करें, तो सेहत पे क्या फोकस होता है? अब इसमें तो गार्जियन आते हैं मीटिंग में, तो मैं यही कहता हूँ कि शुद्ध भोजन दीजिए, चाउमीन मत दीजिए, बर्गर मत खिलाइए, और बच्चों को घर का खाना बना के दीजिए। और शाम को कम से कम आधा लीटर दूध हार्लिक्स डाल के या कोई भी मतलब अच्छा चीज़ दे के बच्चों को, कुछ बच्चों को दूध महकता है तो हम कहते हैं कुछ हार्लिक्स डाल दीजिए चॉकलेट का कि टेस्ट बदल जाए। तो गार्जियन को ये बताते हैं कि हर सीज़न में जो भी फल उपलब्ध हो थोड़ा सा फल ज़रूर दीजिए हर सीज़न का, और दूध तो बहुत आवश्यक होती है। तो शाम को बच्चों को 5 से 6 के बीच में 1 गिलास दूध पिलाइए, और बच्चों को चाउमीन बर्गर ये सब से दूर रखिए। अभी कोई बच्चा जिद करे कभी तो 1-2 महीना पे थोड़ा सा खिला दीजिए। तो हर गार्जियन को मैं यही समझाता हूँ। बहुत सारे गार्जियन क्या करते हैं कि ब्रेड लंच में दे देते हैं, तो उनको भी बुला के ये कहता हूँ कि घर की रोटी आप दीजिए, पराठा बना के दीजिए, ताकि बच्चा कम से कम घर का खाना खाए, सेहतमंद रहे। बाज़ार की चीज़ें आप मत प्रयोग करिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने बताया, अच्छी जानकारी आपने दिया कि बच्चों को टीचर के साथ साथ विद्यालय के परिवार के साथ साथ परिवार को भी ध्यान देना होगा। जो आपने बताया, गर्मी आ रही है, गर्मी में ज़्यादा हिट है, तो ऐसे में किसी बच्चे का तबीयत ख़राब होता हो, भगवान न करे अचानक कुछ होता है, तो इसके कैसे क्या करते हैं इसको? पहले तो मैं एक चीज़ मिस कर गया, बच्चों को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप्स क्या है। तो इसमें गार्जियन 50% उसका रोल होता है, अब 50% स्कूल का। मान लिए कि मैंने किसी बच्चे को खूब बढ़िया पढ़ा के होमवर्क दे दिया, घर जाके बच्चा होमवर्क नहीं किया, गार्जियन उसको केयर नहीं किया, गार्जियन छोड़ दिया, वो घूम दिया बगल में इधर उधर दोस्तों के साथ, फिर थक के आके सो गया, तो उससे बच्चे का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें गार्जियन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि बच्चा शाम को 4 घंटा घर पे बैठ के पढ़े, होमवर्क पूरा करे। ये हर गार्जियन को चाहिए कि बच्चे को डिसिप्लिन के साथ वो शाम को 4 घंटा घर पे पढ़ाए, और जो बच्चे में कमी दिखाई दे तो स्कूल में जाए। फिर एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो हम लोग बुलाते हैं पीटीएम में कि गार्जियन आके कॉपी देखे, अगर कितना नंबर पाया है, कम पाया है तो क्यों पाया है, उसको समझे। अगर बच्चे में कमजोरी है तो उसके ऊपर डिस्कस हो कैसे सुधार होगा। तो ये सब गार्जियनशिप बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने यही देखा है कि जितने गार्जियन एक्टिव होते हैं उनके बच्चे बड़े बड़े कंपटीशन बीट करके सफल होते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर बच्चे को बनाना है तो शानदार गार्जियनशिप आप लोग निभाएं। तो बात हो रही थी हमारी दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक शाहिद सर से। बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा के साथ ही साथ शारीरिक पे भी ध्यान देना होगा। माता पिता, मम्मी पापा एकदम ध्यान दें बच्चों पर कि बच्चे क्या खा रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि स्कूल के साथ साथ परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। यदि विद्यालय होमवर्क दे रहा है तो बच्चे क्या होमवर्क कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सारी चीज़ों पे परिवार की भी एक भूमिका होनी चाहिए। तो हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें बलियाजगंज से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।